हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ रहे हैं साइंस का टॉपिक दैट इज सेल। सेल फिफ्थ चैप्टर है 9th क्लास का। सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं सेल के बारे में। सेल सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक नाम का एक आदमी था, उसने सेल को डिस्कवर किया 1665 में। एंड कहाँ किया था? स्लाइस ऑफ कोर्ट में। एक पेड़ की छाल में उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। एंड सेल को लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। सेल का मतलब होता है लिटिल रूम। और सेल को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ भी बोलते हैं एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ भी बोलते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग और लिविंग थिंग की जो सबसे छोटी चीज होती है जिससे हम बने हैं वो है सेल। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड देन हम बनते हैं। तो इसीलिए सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ भी बोला जाता है। इतना समझ आ गया। अब बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर की। सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा सेल है। हमारे पास ब्रेन सेल है, हमारे पास मसल सेल है, हमारे पास बहुत सारे सेल है। तो उनका स्ट्रक्चर डिपेंड करता है अलग अलग चीजों पे। सबसे पहले सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो दो वर्ड आते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का क्या मतलब होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बनकर मिला हो, एक सेल ही हो उस ऑर्गेनिज्म में, वो होता है यूनिसेलुलर। मतलब कि अमीबा ले लीजिए आप। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल है। एंड मल्टी सेलुलर का मतलब होता है कि उसमें मल्टीपल नंबर ऑफ सेल है, मतलब नंबर ऑफ सेल्स है उसमें, जैसे कि हम हो गए, प्लांट हो गए एंड एक्सेट्रा। एंड एंड यूनिसेलुलर की बात करें तो बैक्टीरिया भी इसका एक गुड एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं एमीबा की। जो एमीबा है, एमीबा है वो शेप को चेंज करता है, चेंजिंग शेप है अमीबा की। एंड अब सेल का मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया है एंड ये है सेल का डायग्राम। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो बाहर है इसको मैंने सेल वॉल लिखा है। जो इसके अंदर जो एक पतली सी लेयर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। फिर उसके ये जो बीच में है ये है न्यूक्लियस एंड ये जो साइड साइड में है ये ऑर्गेनेलीज। राइट। तो ये है एक बेसिक सा सेल का स्ट्रक्चर। ये तो मतलब जैसे एग्जाम में हो तो बस ऐसा बना देते हैं, वरना तो जो बहुत एडवांस होता है वो तो काफी अलग होता है इससे, बट ये ऐसे सिर्फ समझने के लिए स्ट्रक्चर है। अब हम बारी बारी सेल के हर एक चीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की। अब आप बोलोगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर तो सेल वॉल भी है, तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग कैसे हुई? बट जो सेल वॉल है वो सिर्फ थोड़े ही ऑर्गेनिज्म के पास होती है। सेल वॉल का टॉपिक नेक्स्ट है तो उसको नेक्स्ट में पढ़ेंगे, बट अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फोकस करते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक आउटर मोस्ट कवरिंग है, आपको याद रखना है, जो कि सेपरेट करती है कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द इन्वायरमेंट, फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब अब आपसे वर्क पूछ सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्क है कि ये एक बाउंड्री है, ये एक बॉडी गार्ड है सेल का। ये जो है गार्ड करती है कि जो अंदर की जो चीजें हैं, ये जो है, ये ऑर्गेनेलीज, ये गोल्गी बॉडीज, ये सब कुछ जो भी है, ये बाहर की इन्वायरमेंट से क्या रहे, दूर रहे, सेपरेट रहे। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्क है। एंड ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। राइट। इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिर्फ थोड़े ही चीजों को अपने सेल के अंदर आने देती है। सॉरी, हाइलाइटर है ये। सेल के थोड़े ही चीजों को अंदर आने देती है। राइट। जैसे आप क्लासरूम में जाओ तो आपका एक गेट लगा है, वो मान लीजिए वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइट। अब ऐसा नहीं है कि आपके, अगर आप 9th में हो तो 10th के लोग भी आ जाएंगे, नहीं, आप सिर्फ 9th के ही आ पाएंगे, सिलेक्टिवली लोग आ पाएंगे। तो इसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सिर्फ थोड़े ही चीजों को अंदर आने देती है। ये चेक करती है कि हाँ, इसको आने देना है तो आ जाओ, इसको नहीं आने देना तो मत आओ, मत आने दो। ठीक है। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन से। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, आपको ऑप्शन होगा तो आपने टिक करना है लिपिड एंड प्रोटीन। राइट। अब हम बात करते हैं एक
टॉपिक की जो कि इससे थोड़ा सा हटके है, दैट इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब आप बोलोगे कि आपने बोल तो दिया कोई चीज अंदर या बाहर जाती है सेल के, तो क्या मतलब उसके पैर है जो चले जाएगी? बिल्कुल नहीं। ये अंदर और बाहर किस प्रोसेस से जाती है? डिफ्यूजन से जाती है एंड ऑस्मोसिस से जाती है। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस क्या है? डिफ्यूजन की बात करते हैं सबसे पहले। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बट आप आराम से सुनिएगा, एंड में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको ये तो पता होगा कि ऑब्जेक्ट हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है, राइट? वो होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या होती है वो? पैसिव ट्रांसपोर्ट। बट अब ये मूव तो कर रहा है ना, लेकिन ये डिफ्यूजन से मूव कर रहा है। मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस अगर सेल के अंदर या बाहर जाए तो वो डिफ्यूजन से जाती है, ठीक है? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इतना समझ आ गया? अब बात करते हैं ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस में सिर्फ लिक्विड जाता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड जाता है। अब सॉरी, अब इसमें ये डिफरेंस है कि डिफ्यूजन में सॉलिड, लिक्विड, गैस जा रहा है, ऑस्मोसिस में लिक्विड जा रहा है। तो ऑस्मोसिस का फायदा ही क्या? डिफ्यूजन में लिक्विड चले तो जा रहा है। तो जो डिफ्यूजन है वो सेल के अंदर होगा, मतलब कि सिर्फ लिक्विड में, वो सेल के अंदर होगा। बट मतलब सिर्फ अंदर से ही जाएगी, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। बट जो ऑस्मोसिस है वो सेल के बाहर से पानी अंदर को जाएगा। पानी मींस लिक्विड सेल से बाहर से अंदर को जाएगा या अंदर से बाहर को जाएगा। वो किससे जाएगा? अब यहाँ पे आपका वर्ड यूज होगा सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो ये होता है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के बीच का डिफरेंस, ठीक है? अब ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस दो टाइप की होती है, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस कोई भी चीज जो प्लांट के अंदर जा रही हो, प्लांट के अंदर कोई भी चीज जा रही है तो वो एंडोऑस्मोसिस से जा रही है, वो चीज सिर्फ लिक्विड ही होगी। और कोई भी ऐसा लिक्विड जो प्लांट से बाहर जा रहा है वो एक्सोऑस्मोसिस से जाएगी। तो होप सो आपको समझ आ गया हो डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस का डिफरेंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, एंड नेक्स्ट पेज है हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। अब ये भी एक मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थोड़ा हटके वो है, टॉपिक है। सॉरी, आपने ये नाम तो सुने ही होंगे, तीनों सोल्यूशन के नाम, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? मान लीजिए ये एक बीकर है, इसमें ये पूरा पानी है, ठीक है? मैंने ये डाला एक सेल। अब ये जो सोल्यूशन है ना, ये है वाटर एंड सोल्ट का सोल्यूशन, वाटर एंड सोल्ट का सोल्यूशन है। बट इसमें जो वाटर है वो ज्यादा है एंड सोल्ट जो है वो कम है, या फिर शुगर भी रख सकते हैं आप। तो अब इसमें क्या होगा? कंसंट्रेशन बाहर क्या है? हाई। सेल के अंदर क्या हो जाएगी? एज कंपेयर करे तो सेल के अंदर क्या हो जाएगी? लो, ठीक है? बाहर है हाई, सेल के अंदर हो जाएगी लो। तो अब क्या होगा? हाई से लो को जाएगी, ठीक है? अभी पानी जा रहा है तो ऑस्मोसिस से जाएगी। तो जब बाहर से अंदर को जाएगी तो सेल फूल जाएगा, जिसकी वजह से सेल जो है मोटा हो जाएगा, एंड इसे कहते हैं हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब बात करते हैं दूसरे केस की, कि फिर से बीकर लिया, पानी लिया, एंड अब पानी में जो वाटर है वो है कम, बट जो शुगर है या फिर सोल्ट है वो है ज्यादा, और सेल है बीच में। तो अब कंपेयर करें तो सेल के अंदर ज्यादा वाटर है और बाहर कम, तो अब अंदर सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन बनी एंड वाटर में लो कंसंट्रेशन बनी। तो अब जो वाटर है वो मूव करेगा सेल से बाहर को, सेल से जाएगा बाहर। तो अब जो है, जो सेल का साइज है वो छोटा हो जाएगा, द सेल साइज विल श्रिंक। सेल का साइज कर जाएगा श्रिंक। तो अब तीसरा जो कि लास्ट सोल्यूशन है वो है आइसोटोनिक। अब जो सोल्यूशन है उसमें शुगर एंड वाटर है एंड सेल डाला। अब जो वाटर है वो इक्वल है जितना वाटर सेल के अंदर है, तो अब कुछ नहीं होगा, साइज रिमेन रहेगा, साइज विल रिमेन सेम।
ठीक है। ये होता है हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। ये जो है ऑस्मोसिस की वजह से ही होती है इनकी मूवमेंट, तो इसलिए ये कनेक्शन की वजह से पढ़ाना पड़ा एंड इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बात करते हैं एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ये क्वेश्चन है, जब पानी अंदर जा रहा है तो एंडोसाइटोसिस, मतलब सेल के अंदर जा रहा है तो एंडोसाइटोसिस, और सेल के बाहर आ रहा है तो एक्सोसाइटोसिस। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल वॉल। ये हमारा सेल था, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ये बाहर की कवरिंग थी सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली इन प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है एंड ये होता है सिर्फ और सिर्फ, मतलब बाहर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये होता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट में। ठीक है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, सॉरी। एंड सेल वॉल जो है इसका काम क्या है? ये बर्स्टिंग ऑफ द सेल प्रिवेंट करता है। मतलब अब मैंने आपको ये क्यों समझाया। अब सोल्यूशन लिया, उसमें पानी डाला है एंड पानी गया सेल के अंदर, सेल गया फूल। अब सेल जो है वो फट सकता है। तो अब फटे ना, इसलिए हमने एक सेल को आउटर कवरिंग दे दी, बोला भाई तू सिक्योरिटी ज्यादा रख ले, Z+ सिक्योरिटी। ठीक है, तो प्लांट्स को Z+ सिक्योरिटी मिलती है, मतलब कि प्लांट्स को जो है वो सेल वॉल होती है। ठीक है, अब एक वर्ड आता है प्लाज्मोलाइसिस। सेल लूजेस वाटर इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, मतलब कि जब ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन पड़ा तो इसमें जब सेल जो है अपना वाटर लूज कर रहा है तो बाय द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलाइसोसिस। ठीक है, वाटर मूव कर रहा है तो वो ऑस्मोसिस, और अगर वो प्रोसेस से जिस लूज कर रहा है वो होगा प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, अब उसके बाद एक और टॉपिक आता है, ये पढ़ लिया हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पढ़ लिया हमने सेल वॉल, एंड अब आता है बीच में न्यूक्लियस। आई होप सो आपको समझ आ रहा हो, मैं ज्यादा स्पीड नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है तो मुझे इसे जल्दी जल्दी कवर करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड बोल रहा हूँ। तो न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस ये बीच में होता है न्यूक्लियस सेल के। ठीक है, न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, मतलब अगर ये न्यूक्लियस है तो उसके पास भी बॉडीगार्ड है। न्यूक्लियस के पास भी बॉडीगार्ड है, मतलब सोच लो तुम कितनी सिक्योरिटी है इन सबके पास। ठीक है, यार ये पूरा मिट जाता है। न्यूक्लियस के पास भी बॉडीगार्ड है। ठीक है, तो न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस का काम क्या होता है? इसमें एक चीज होती है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि क्रोमोसोम में DNA होता है। जी हाँ, वही DNA जिससे जो न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो उसमें जो कैरेक्टर आते हैं वो DNA से ही ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स के। ठीक है, तो इसमें DNA होता है, DNA की फुल फॉर्म ये लिखी हुई है। एंड अब DNA है वो दो टाइप के होते हैं। एक, अगर आपका सेल मान लो वो है, क्या है, फंक्शनल है। ठीक है, आपका सेल खराब नहीं है, तो जो DNA है वो जीन के टाइप में प्रेजेंट होगा। या ये जैसे ये जीन है एंड ये जीन है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे जीन होते हैं, ऐसे ऐसे DNA होता है, रोप की तरह होता है। एंड बात करते हैं, अगर आपका सेल इज नॉट डिवाइडिंग, इज नॉट वर्किंग, देन जो DNA होगा वो क्रोमेटिक मटेरियल में प्रेजेंट होगा, वो क्रोमेटिक मटेरियल के टाइप में प्रेजेंट होगा। ये मैंने जीन का टाइप ही लिखा है। ठीक है, तो ये आपको मे बी समझ आ गया होगा DNA क्या होता है। अगले स्लाइड की बात करें तो अब है ये देखिए मैंने आपको पूरा बना के दिया है। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियर पोर, ये जो बीच में छेद है ये है पोर्स, ये है क्रोमेट, ऐसा शेप का होता है, ऐसा 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 क्रोमेट। और ये जो क्रोमोसोम है वो फूल के शेप के होते हैं, जैसे ये फूल है ना, इस शेप का होता है, मतलब रफली इस शेप का होता है। एंड बात करते हैं न्यूक्लियोइड एंड न्यूक्लियस, द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड। अब कुछ ऐसे सेल होते हैं जिसमें न्यूक्लियस इज नॉट वेल मेड, मतलब कि पूरी तरह से बना नहीं होता है। तो क्या मतलब इसका? न्यूक्लियस होगा ही नहीं सेल में? जी नहीं, न्यूक्लियस आपका सेल में होगा, बट वो जो है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। इसलिए मैंने वहां पे पहले ही लिख दिया था, द न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो होगा, न्यूक्लियोइड जो होगा, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, वो सेपरेट नहीं होगा आउटर इन्वायरमेंट से।
एंड जो न्यूक्लियस होगा उसमें तो वो हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक वही होते हैं सेल जिसमें न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड क्या होता है? जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। एंड यूकैरियोटिक कौन से होते हैं? जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सेल ऑर्गेनेलीज। ये 6 टाइप की होती है एंड ये सब मैंने लिखा है इसमें। सो आज की वीडियो तो मैं यहीं खत्म करता हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है। एंड अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए है इसका तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड आई होप सो आपको समझ आया हो। थैंक यू वेरी मच एंड सपोर्ट करें। थैंक यू।